पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका अपना टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है। इंस्टाग्राम चैनल अभी हाल ही में बना है, तो वहाँ पर जाकर के सर्च करिएगा, फॉलो करिएगा चैनल को, ठीक है। और उसके बाद में रही बात इंस्टाग्राम की, के बाद में टेलीग्राम की। टेलीग्राम पर आपको रोज पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है क्लास के एंड में, यानी कि एंड ऑफ द डे में 8 PM के नियर अबाउट। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं हमारे, जहाँ पर आपको सारे लिंक्स और साथ में आपकी ये क्लास का पीडीएफ मिलेगा, ठीक। तो इस क्लास का पीडीएफ आज रात्रि 8 बजे आपको दोनों क्लास के पीडीएफ मिल जाएंगे, सुबह के भी शाम को भी। जो विद्यार्थी नए हैं उनको बता देंगे, सुबह 10 बजे और शाम को आज आपकी 5 बजे कक्षाएं चलाई जा रही हैं, पेपर 2 और 3 की। पेपर 1 की कक्षाएं यानी कि 80 मार्क्स की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, सिलेबस और इन सब के वीडियोस बने हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या थे आपके। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ये आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं? शिक्षा की दृष्टि से कहाँ महत्वपूर्ण है ना। तो इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाली भी हैं। देखो, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि इसके अंतर्गत राज्य नीति निर्देशक तत्व के नाम से, यानी राज्य के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ तत्वों या सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में, अगर आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके किस भाग में है, तो भाग 4 में है, याद रखिएगा, है ना। अनुच्छेद 37 में इन नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कहा गया है कि इस भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु फिर भी इसमें इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। अब देखो, संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से एक दिशा की ओर संकेत किया है, जिसका अनुसरण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कानून निर्माण और प्रशासन के संबंध में किया जाना चाहिए। वस्तुतः संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से इनका बहुत अधिक महत्व है। इनका लक्ष्य है आर्थिक और सामाजिक न्याय, या दूसरे शब्दों में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। ये भारतीय राजनीति के सर्वोच्च सिद्धांत है। किसके? भारतीय राजनीति के, यानी इंडियन पॉलिटी के। इन तत्वों का नैतिक आदर्शों के रूप में, देख रहे हैं आप, अत्यधिक महत्व है। कई संविधान विशेषज्ञों, विद्वानों और न्यायाधीशों ने इनके महत्व के संबंध में अपने विचार निम्न प्रकार व्यक्त किए। बस अब यहीं से आपको पढ़ना है। किसने? जैसे आप देख पा रहे हैं, LG खेडकर जी के अनुसार नीति निर्देशक वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी। फिर MC शीतलवाड़ जी के अनुसार राज्य के इन मूलभूत तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त न होते हुए भी इनके द्वारा न्यायालय के लिए उपयोग प्रकाश स्तंभ का कार्य किया जाता है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है पढ़ने में। देखिए, ये यूनिट संविधान आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी। ये मान के चलिए, आज ये आपकी दूसरी क्लास है ना, इसकी 2 क्लासेस और आपकी ये संविधान चैप्टर पूरा जो सेकंड यूनिट है जल्दी खत्म कर देंगे 2 दिन में, है ना। क्योंकि इसमें बस थोड़ा सा ही है, तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं, आपको बच्चे ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी। ये शासन के पथ प्रदर्शक होते हैं। किसके? जैसे आपके मौलिक अधिकार हैं, आपके मौलिक कर्तव्य हैं, वैसे शासन के क्या पथ प्रदर्शक हैं, राज्य क्या निर्देशक तत्व हैं, उनका वर्गीकरण इस भाग 4 के अनुच्छेदों में किया जाता है। इनके पीछे कोई कानूनी सत्ता नहीं होती, यानी कि कोई लीगल राइट्स वगैरह नहीं होते। ये राज्य के नैतिक कर्तव्य होते हैं। जैसे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, वैसे राज्य के जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, इसलिए ये राज्य की इच्छा पर होता है कि वे इनका पालन करें अथवा ना करें। मतलब ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट पे, वो चाहे तो इसको माने, चाहे तो ना माने, है ना। अंततः तो एट लास्ट हम क्या कह सकते हैं कि भारत के संविधान में प्रमुख लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति, यानी अपने विचार, धर्म, पूजा की स्वतंत्रता है। भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार रह सकते हैं, त्योहारों को मना सकते हैं तथा अपने धार्मिक सम्मेलनों आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। अब ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है। अगर आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक
जो संविधान है इनका अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व आपके कुछ इस प्रकार हैं। पहला, आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। अब आर्थिक सुरक्षा संबंधी से क्या मतलब है, तो देखो थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, मे भी क्लास लंबी हो जाए तो डोंट टेक टेंशन, ओके। कि भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, और इस दृष्टि से जिन तत्वों के द्वारा आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है वे निम्न प्रकार हैं। क्या, सबसे पहला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या कि राज्य पुरुष और स्त्री में बिना किसी भेद के जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। ये नहीं कि वो मेन है तो कुछ अलग होगा, वो वीमेन है तो उनके लिए कुछ अलग, नहीं, सबके लिए सेम होगा। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण में किसी का भी अहित ना हो, यानी कि किसी का कोई लॉस ना हो। व्यक्तियों को अपने अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूता अवस्था में काम ना करना पड़े, ऐसा राज्य प्रयत्न करे। यानी कि ऐसी कोशिश करे कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको लीव दी जाए, है ना, जिसे आप मैटरनिटी लीव बोलते हैं ना, वो मिले, ठीक। फिर देखिए राज्य, ये क्या है, तब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये प्रावधान है कि राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिकों को हित हो सके, यानी मैक्स टू मैक्स बेनिफिट हो सके। राज्य पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरी पोस्ट पर जब उसी जो है डिपार्टमेंट में एक मैन है तो उसको 25,000 सैलरी मिल रही है और विमेन को 18,000 मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ये उनके उसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जैसे एक क्लास में टीचर है और अगर वो साइंस का जेंट्स है और दूसरे कॉलेज में सेम साइंस का टीचर अगर मान लो वुमेन है, ठीक, तो उसकी भी सैलरी मान लो अगर 60,000 है तो सामने वाले की सैलरी भी 60,000 ही होगी। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वुमेन को कम मेन को ज़्यादा मिल रहा हो। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी होप सो। फिर बढ़ते हैं आगे कि राज्य श्रमिक पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की कोमल अवस्था की निर्धनता के कारण दुरुपयोग न होने देगा, ठीक। फिर देखो राज्य अपने आर्थिक साधनों और विकास की सीमाओं के अनुरूप यह व्यवस्था करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार प्राप्त कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा निःशक्तता आदि की अवस्था में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। बात समझ में आ रही होगी। अब देखो कृषि, कुटीर उद्योग और ग्राम पंचायत संबंधी नीति निर्देशक तत्व क्या है, जो आपके थोड़े से किससे रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर वगैरह से। क्या कि राज्य गांवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को क्या देगा, प्रोत्साहन देगा। और वैसे भी इस समय आप देखिए लोकल फॉर वोकल पे ज़्यादा ही क्रेज चल रहा है ना, और होना भी चाहिए। मेड इन इंडिया ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। राज्य वैज्ञानिक आधार पर कृषि और उससे संबंधित कार्यों की व्यवस्था करेगा। यानी कि जैसे पुराने लोग हैं उसमें फसल कर रहे हैं, अब उस मिट्टी में कितना जो है मतलब जो NPK लेवल, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है ना, कि उस मिट्टी में अब किस प्रकार की खाद का यूज़ करना चाहिए, कैसी फसल करें, उस मिट्टी को ऐसे ही कितने साल के लिए छोड़ दें कि वो उपजाऊ हो जाए। बार बार उसमें जो है बोया जा रहा है तो वो मिट्टी थोड़ी सी क्या हो गई, अनउपजाऊ हो गई है, ठीक। तो ये सब चीज़ें किसके दृष्टिकोण से हों, तो थोड़ा साइंटिफिक दृष्टिकोण से हों। वो जैसे पोटेशियम लेवल, सोडियम लेवल चेक करें, है ना, तो उस बेसिस पे कृषि हो। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक मेथड से इस पे जो है जोड़ संबंधी बातें हुई हैं। फिर क्या कि राज्य कृषि और उद्योगों में लगे हुए मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिले। यानी कि जो लोग कृषि कर रहे हैं, देखो पता है इंडिया का सबसे अल्टीमेट काम ही क्या, एग्रीकल्चर, है ना, तो उसमें लोगों को वेतन पूरा उचित मिले, जीवन स्तर उनका ऊंचा हो, अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सके, इस बात का प्रयत्न करना होगा किसको, राज्य को। राज्य पशुपालन की आधुनिक प्रणालियों का प्रचार करेगा तथा साथ ही गायों, बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाले तथा यातायात में काम आने वाले पशुओं की नस्लों में सुधार और उनके वहीं पर रोक लगाने का प्रयास करेगा, ठीक। ये सब चीजें कहाँ पे कही गई हैं, तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब देखो राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए प्रयत्न करेगा। और आपने देखा भी होगा ग्राम पंचायत होती है ना, और उन्हें ऐसी शक्तियां व अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। फिर पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया कि न्याय, सामाजिक कल्याण और स्मारकों की रक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। जैसे बहुत सी जगह आपने देखा होगा ना, जैसे उनका स्टेचू बना है ना, जैसे अंबेडकर पार्क हो गया, तो ये सब चीजें जो है इनकी रक्षा का कल्याण, है ना, जहाँ पे इनके क्या कहते हैं उसको,
उसका रिन्यूएशन कराना, ये सब किसके अंडर में आएगा? तो राज्य। देखो, राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नगर संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यानी ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और। राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय की प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्था, योजना या अन्य किसी प्रकार के समाज के कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जिससे आर्थिक रूप से असमर्थ या अन्य किसी कारण से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रहे। जैसे कि जो आपका यहाँ पे लॉ वगैरह होता है ना, उसमें जानते ही हैं आपकी कितने ज़्यादा रुपए लग जाते हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें डिबेट दी जाती है निःशुल्क करने की, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं। फिर राज्य लोग, अब ये राज्य के ऊपर है, वो चाहे तो माने चाहे तो ना माने, लेकिन ये बातें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बोली गई हैं, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक, अब देखो, इसीलिए मैंने सोचा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको मतलब एक अकेले पूरा पढ़ाऊंगी। तो कल मैंने आपको इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल क्या पढ़ाया था, बोलो फटाफट से, राइट्स पढ़ाए थे ना। कितने होते थे राइट्स, बताओ लिख के फटाफट। चलो पहले कुछ रिवीजन करो, आज अभी पढ़ाते हैं आपको ये भी टॉपिक। चलो ये 3 पॉइंट पढ़ लें, फिर अभी रिवीजन पूछते हैं, जरा देखते हैं कितना पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। देखो, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य जनता के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों यानी कि जैसे अपने गारो खासी जयंतियाँ, ये सब पढ़ा है ना, इनकी शिक्षा तथा धन संबंधी हितों की विशेष सावधानों से रक्षा करेगा तथा सामाजिक अन्याय की से उनकी रक्षा करेगा। फिर राज्य राष्ट्रीय महत्व को घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का हर प्रकार संरक्षण करेगा। अब जरा स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संबंधी नीति निर्देशक तत्व पढ़ने से पहले कुछ पूछ लेते हैं, जरा देखते हैं कितना है याद है आपको, है ना। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन आपका कि मूल मौलिक अधिकार कितने थे? बताओ, मूल मौलिक अधिकार कितने थे? फटाफट से बताओ। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन डी 11। बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्या कि वर्तमान में आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, ये दोनों के ऑप्शन है, बताइएगा। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी है आपका 8, और ऑप्शन सी है 8, और ऑप्शन डी है आपका 11। ठीक, ऊपर वाले में क्या होगा, नीचे वाले के में क्या होगा, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं और मूल मौलिक कर्तव्य कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मूल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, ये भी बताओ। चलो फटाफट से लिखना शुरू करो, मैं देख रही हूँ भाई, चलो लिखो। जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं उनको हम अभी बताते हैं कि पढ़ाई पीडीएफ चाहिए मैम, रोज चाहिए पीडीएफ, एक दिन न मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट होते हैं कि मैम पीडीएफ नहीं अवेलेबल हुई। पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, उसके बाद रिवीजन तो कर नहीं रहे होगे, क्यों? क्योंकि सब तो मैम पढ़ा रही है, मैम बढ़िया से आराम से, एक जैसे वो शरबत तैयार किया जाता है ना गर्मियों के सीजन में, वैसा सब बढ़िया से ये घोल के पिला देंगे हम आपको। क्यों ऐसा लग रहा है ना? बता रहे हैं हम आपको, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है करना। विदाउट सेल्फ स्टडी नथिंग इज पॉसिबल। मेरे सिर्फ पढ़ाने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। चलो बोलो फटाफट से। 4 क्वेश्चन पूछे हैं अभी केवल मैंने, अब रुक जाओ, रोज ही इसी तरह से हम रिवीजन करवाएंगे, जरा देखेंगे कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। हाँ, तो मौलिक अधिकार की यदि बात करें तो वर्तमान में कितने थे? 7 थे। फिर कितने, जब अब वर्तमान में देखो, मूल मौलिक अधिकार आपके कितने थे? तो 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। एक मौलिक अधिकार जो आपका हटाया गया था वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। कुछ याद आया? भेजे में कुछ आया याद? बताओ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूछा था आपसे कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं कि नहीं है, बोलो। और पहले मूल में कितने थे? तो 10 थे कि नहीं थे, बोलो। थे? कुछ याद आया? पल्ले पड़ा? वेरी गुड, चलो पढ़ो अब, और आपसे रिवीजन करना शुरू हो जाए एकदम। स्वास्थ्य, हाँ आज डांट दिया, आज हम प्यार नहीं करने वाले कि डांट दिया तो उसके बाद में सोचोगे अरे अभी तो प्यार करेंगी मैम ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिवीजन इज वेरी कंपलसरी। सुनिए आप मेरी बात कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संबंधी नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो आइए जानते हैं कि राज्य संविधान लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राज्य अपने नागरिकों के आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा तथा मादक द्रव्यों का प्रयोग केवल चिकित्सा के उपयोग को छोड़कर प्रतिबंधित करेगा। लेकिन क्या प्रतिबंधित है? नहीं, क्योंकि ये सब चीजें किस पर डिपेंड करती है? राज्य पे। वो चाहें तो करें, वो चाहें तो ना करें। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं आपके कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को
द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। राज्य राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधित स्थापित करने का प्रयास करेगा। यानी कि राष्ट्रों के बीच जो होगा वो कैसा हो, सम्मानपूर्ण हो, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ठीक, राज्य राष्ट्रों को आपसी व्यवहार के अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान विकसित करने का प्रयत्न करेगा। अब देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, ये आप देखिए भारतीय संविधान में सम्मिलित उन दिशा निर्देशों, तत्वों या सिद्धांतों के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार अपने राष्ट्र एवं राज्य की उन्नति, किस परिप्रेक्ष्य में उन्नति, तो शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक, सोशल और आर्थिक के लिए यानी इकोनॉमिकल के लिए नीतियों का निर्माण करती है। बात समझ में आई? दूसरे शब्दों में इन्हें केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों को बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें यानी निर्देश कह सकते हैं, जिसका अनुसरण राज्य व केंद्र सरकार को करना होता है। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा, तो आइए जानते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। प्रोफेसर B.K. गोखले के अनुसार क्या कहा गया कि न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता विद्यमान हो तथा नागरिक सुखी एवं संपन्न हो, ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य है। तो होप सो कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। क्यों बताओ जरा कमेंट करके एक बार कि समझ में आ रही है कि नहीं चीजें। डॉक्टर MC चगला जी के द्वारा क्या बताया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने से भारत पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा। यानी कि अगर, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज ये कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, आपका लेना देना है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में, इन एन इनडायरेक्टली वे में। क्यों? देखो ये सारी चीजें दो लोगों पे हैं, किसके ऊपर? केंद्र और राज्य के ऊपर। क्यों? जैसे केंद्र और राज्य जब किसी भी चीज का निर्माण करें या कोई भी नया नियम लाए, कोई नई चीज लाए, तो उसमें वो जो पूरी डील हो, है ना, वो जो सब प्रारूप तैयार किए जाएं, वो किन बातों को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर MC छागला जी ने कहा था, क्या कहा था कि अगर वो पूरी बातों का ध्यान में रख के किसी रणनीति को बनाएंगे तो धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। आई बात समझ कि भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 व अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों की समान जानकारी दी गई है और 38 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का विवरण लिखित है। अब देखो यहाँ से सब आपको पूरे अनुच्छेद पढ़ने हैं कि कहाँ पे क्या बताया गया। हर एक अनुच्छेद देखो यहाँ पे लिखा है 38 से लेकर के पूरे 51 तक, है ना। तो सिर्फ आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे तो आप इनको आराम से कर लेंगे। चलिए मैं आपको सिर्फ हेडिंग करके समझा देती हूँ, क्योंकि पूरा पूरा पढ़ना तो आप PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। ठीक, अब आप समझ सकते हैं कि लोक कल्याण यानी कि जिसमें से सबका कल्याण हो, और इसको बढ़ाने के लिए राज्य क्या करेंगे बताइए? तो ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे। मतलब कुल मिला के कुछ ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे असमानताएं दूर हो जाए, है ना, लोगों में भाईचारे की नीति वो, है ना, लोग अच्छे से व्यवहार करें। फिर दूसरा क्या, राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 29 में। कौन कौन से? कि लिंग भेद के कारण वेतन में अंतर ना हो, ये सब चीजें किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है। स्त्री एवं पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि गर्ल्स की सैलरी सेम डिपार्टमेंट में अलग, बॉयज की अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीति निर्धारण इस प्रकार हो कि धन एवं उत्पादन संसाधनों का आम नागरिकों के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो सके, यानी कि उनका अहित ना हो। फिर उसके बाद में नीति का निर्धारण, कोई भी जब नई नीति बन रही है तो उसको वो कुछ इस प्रकार हो कि जो सामूहिक हित के लिए सर्वोत्तम हो, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना बनाई जा रही हो, किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्तिगत जाति विशेष के लिए ना हो, पूरे पूरे समुदाय के लिए हो, भौतिक संसाधन एवं स्वामित्व का नियंत्रण ठीक प्रकार से हो सके। फिर राज्य ऐसी नीतियों का निर्धारण कर सके जिससे कि पुरुष एवं स्त्रियों का स्वास्थ्य, शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो सके एवं किसी भी नागरिक को आर्थिक तंगी से विवश होकर ऐसा रोजगार न करना पड़े जो उसकी आय एवं शक्ति के अनुकूल ना हो। ठीक,
लेकिन अब ये बेरोजगारी कुछ इस समय ज़्यादा ही है। पता चले कि क्या क्या पढ़ाई करके बैठे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। कोविड के दौरान तो और ही ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं, है ना। ऐसे स्वतंत्र गरिमापूर्ण वातावरण एवं सुविधाएं की जाएं कि जिससे नागरिकों को स्वस्थ विकास का अवसर प्राप्त हो सके और नागरिकों की आर्थिक एवं नैतिक परित्याग से रक्षा हो सके। सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन करने के पर्याप्त साधन को प्राप्त करने का अधिकार मिल सके। फिर पॉइंट नंबर 3 देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A के तहत क्या बात कही गई है कि देखो इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 39A में राज्य को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। ऐसा ना हो कि पैसे की वजह से उसको क्या न्याय ना मिल जस्टिस ना मिल पाए। उपयुक्त विधान या अन्य रीति से नागरिकों की निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि जस्टिशियल उसको हेल्प की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधिक तत्व इस प्रकार से कार्य करें कि नागरिकों के समान रूप से न्याय सुलभ हो सके। फिर अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन होगा, ठीक, कि ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा ऐसी शक्तियों एवं प्राधिकार प्रदान किए गए जाएंगे जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। साथ ही साथ ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए राज्य को उचित प्रयत्न करने होंगे। फिर पॉइंट नंबर 5 यानी अनुच्छेद 41 के तहत क्या बोला गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार होने चाहिए, कि राज्य को अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंदर अपने नागरिकों को लोक सहायता देने का प्रभावी प्रबंध करना होगा जिससे वे काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता तथा अन्य किसी अभाव में जीवन यापन करने में मजबूर ना हो। फिर देखिए अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया कि काम की मानवोचित एवं न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता की व्यवस्था, यानी कि जो मैटरनिटी लीव मिलती है ना, वो सारी चीजें, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी आदि किसमें, अनुच्छेद 43 में है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी नीतियों के निर्धारण की अपेक्षा की जाती है कि जिससे उचित विधान, आर्थिक संगठन या किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों के काम, निर्वाह मजदूरी, अन्य जीवन स्तर और अवकाश के संपूर्ण उपभोग कराने वाली दशाएं एवं सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर नागरिकों को प्राप्त हो सके। विशेष तौर पर ग्रामों में कुटीर उद्योग को वैयक्तिक या सरकारी आधार पर बढ़ाने के लिए भी नीतियों का निर्धारण राज्य सरकार करना होगा। अब देखो ये जो अनुच्छेद है पढ़ने में आपको शायद थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा हो, क्यों? क्योंकि ये देखो ये चीजें आपको ऐसे ही पढ़नी होगी। क्यों? ये चीजें आपको ऐसे ही पूछी जाती हैं पेपर में, है ना। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि अरे मैम मुझसे तो अनुच्छेद पूछ लेंगे, मैं कैसे प्रिपेयर करूं। आप ये सोचो कंपटीशन एग्जाम में बच्चा कैसे प्रिपेयर करता है। और फिलहाल आपको तो बस थोड़े से ही तो प्रिपेयर करना है ना। कुछ आपके मौलिक अधिकार में बताए पढ़ाए मैंने, कुछ मूल मौलिक कर्तव्य में पढ़ाए, और आज कुछ आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लो, हो जाएंगे ना। ये हैं आपके कुछ मौलिक कर्तव्य। उसके बाद में देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, तो कानून बनाने के मार्गदर्शक के रूप में है, कानून रूप से मान्य ना होना और आधारभूत है। पहला कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कानून बात बनाते समय उन्हें नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान में रखना होता है। ठीक, कोई भी नया कानून बने तो उन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। फिर इन नीतियों को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है, अर्थात ये किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार नागरिकों को प्रदान नहीं करते हैं कि हम लोग जा करके इस पे केस कर दें कि इन्होंने इस वाले उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, कानूनी अधिकार नागरिकों को इसका नहीं प्रदान किया गया। इन्हें किसी न्यायालय द्वारा सरकारों पर थोपा नहीं जा सकता है, यानी कि कोई भी कोर्ट इसको सरकार पे, इसको गवर्नमेंट पे ये नहीं कह सकते कि आपको ये लॉ फॉलो ही करना होगा या ये नीति निर्देशक तत्व आपको इसमें फॉलो करना होगा। ठीक, आधारभूत यानी फंडामेंटल्स क्या है इसके, तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के मूलभूत स्थान रखते हैं, भले ही इन्हें न्यायालय द्वारा लागू न किया जा सकता हो। अब देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कुछ महत्व है, क्या है कि केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए वे निम्नलिखित अनुच्छेद में। पहला 38A में कहा गया था कल्याणी संबंध कार्यक्रम हेतु। अनुच्छेद 40 में कहा गया कि पंचायती राज और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था एवं विकास हेतु। अनुच्छेद 41 में विशेष परिस्थितियों में शिक्षा के अधिकार हेतु। जो शिक्षा से संबंधित हैं वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कॉपी पे लिखिए, पेन से लिखिए, होम स्क्रीन पे लगा लिए, दिन भर में 4 बार देखिए तभी याद हो, प्रिंट आउट निकाल के जहाँ आप काम करते हो वहाँ चिपका लीजिए, तो जब नजर पड़ेगी तो वो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है?
फिर देखो अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया, बालक की बाल्यावस्था देखरेख एवं उनकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु। 46 में बताया गया था कि पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियां जनजातियों की शैक्षिक सुविधाओं के प्रबंध हेतु। 47 में प्राथमिक विद्यालयों के जो मिड डे मील वाली चीजें होती है ना उनके लिए। फिर 48A में पर्यावरण संबंधी शिक्षा की व्यवस्था हेतु। और अनुच्छेद 49 में संस्मारकों की सुरक्षा संरक्षण व्यवस्था हेतु। ठीक, अब देखो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व शैक्षिक लोकतंत्र के आधारभूत प्रकाश स्तंभ हैं, जिनके प्रयोग से नागरिक की आर्थिक, सामाजिक एवं न्यायिक क्षमता का प्रयास किया जाता है। इन्हीं के प्रयोग से प्रशासनिक अवस्था के सुधार का भी प्रयास किया जाता है। देखिए, अब देखिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद जो हैं ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक है लंबा, है ना। इस वजह से दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एक दिन में बहुत ज़्यादा अनुच्छेद पढ़ेंगे तो बहुत सारे ब्लॉपर्स हो जाएंगे, या कह सकते हैं आप ब्लेंडर्स हो जाएंगे। सो ये हम आपको कल पढ़ाएंगे और फिर पूरी पीडीएफ आपको एक साथ दे देंगे। ये मत सोचिएगा कि पीडीएफ नहीं मिलेगी, भाई पीडीएफ का हम क्या करेंगे, आपको देंगे तो आपका रिवीजन होगा, ये आपको सब पढ़ना है, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे, है ना। अब देखिए क्या है कि आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है, लेकिन आज जो बच्चे नए उनको बता दें कि ये वाला चैप्टर कल कंप्लीट करा करके आपको पीडीएफ दे देंगे हम, ठीक। और उस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुराने हैं तो इट्स वेल एंड गुड, तो पुराने वाले तो एकदम दादा हो रहे हैं, है ना, जैसे लगता। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी लेट आते हैं, तो चलो ठीक है, पुराने बच्चे छोड़ दिए हैं, नए वालों को तो और भी प्यार करते हैं। फिलहाल नए वाले बच्चे जरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने वाले शेयर तो कर नहीं रहे हैं, रुक जाओ, इनकी किसी दिन कुटाई करनी पड़ेगी हमको। और बताइए सब आपके घर में अच्छा है कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा कि क्लास कैसी लगी है। और ये क्लास थोड़ा सा लेवल की है, तो आपको इनको घर पे रिवीजन जरूर करना होगा। साथ में अगर नोट्स बना रहे हैं सो इट्स वेल एंड गुड। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मम्मा पापा को, दादी दादू को, अपने फैमिली मेम्बर्स को मेरी तरफ से प्रणाम बोलिएगा। और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, इट्स ओके।